हेलो एवरीवन, लर्न एवरीडे विथ उमा में आपका स्वागत है। हम यहाँ टारगेट सीजी सेट कर रहे हैं। ठीक है, हमारा एम है टारगेट सीजी सेट 2026। ओके, हमारा सब्जेक्ट है साइकोलॉजी और हम यहाँ तैयारी कर रहे हैं जीत की। ठीक है, तो हमारी तैयारी जीत की कहाँ तक पहुँची है? यूनिट 3 तक पहुँची है। आज हमारा यूनिट 3 का लास्ट एंडिंग चल रहा है। ओके, हमारी तैयारी कंप्लीट हो गई है, थोड़े से टेस्ट बाकी है, चलिए देख लेते हैं। ओके, तो आप सब रेडी हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए आज हम देखेंगे एटीट्यूड टेस्ट। हम लोग इंटेलिजेंसी टेस्ट देख चुके हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट हमने कर लिया है। रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, टेस्ट कंस्ट्रक्शन, सभी चीज़ों को हमने कर लिया है। आप पढ़िए अच्छे से। आपको कहीं पर भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाउट क्लियरेंस के लिए आप कमेंट्स कीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट होता क्या है? एप्टीट्यूड टेस्ट इज अ साइकोलॉजिकल टूल यूज्ड टू मेजर अ पर्सन्स favorable or unfavorable feelings, beliefs, opinion and evaluation to a person's object, group and issue or situation. Okay, तो एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड हमारी फीलिंग्स है, हमारी बिलीव है, जिसको क्या किया जा सकता है? मेजर किया जा सकता है। तो हमारे जो एटीट्यूड है, ओके, उसके 3 भाग होते हैं: अफेक्शन, बिहेवियर एंड कॉग्निशन। ठीक, अफेक्शन यानी क्या होता है? हमारी भाव, हमारी भावना क्या है किसी चीज के प्रति। जैसे हम सीजी सेट का एग्जाम दे रहे हैं तो हमारी भावना क्या है कि हमको सीजी सेट को क्लियर करना है। ठीक है, बिहेवियर, हम रोज कम से कम 6 आवर्स स्टडी करते हैं। ये हमारा क्या है? बिहेवियर है। इसमें हम 3 घंटे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं अपना और 3 घंटे पीवाईक्यूज लगाते हैं। ओके, पीवाईक्यूज देखते हैं, इससे हमको पैटर्न पता चलता है कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारा बिहेवियर हुआ। कॉग्निशन क्या है? हम सीजी सेट क्लियर करने से हमारा लाइफ क्या हो जाएगा? सेटल हो जाएगा, हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। ठीक, तो ये है हमारे एटीट्यूड के 3 हिस्से: अफेक्शन, बिहेवियर एंड कॉग्निशन। इस तरह से हम 3 हिस्से को क्या करते हैं? टेस्ट करके देख सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट स्लाइड। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट है एटीट्यूड को मेजर करने के लिए। पहला आता है इमोरी का इमोरी सोशल डिस्टेंस स्केल। यह कब आया था? 1924 में आया था। इसको सोशल ग्रुप डिफरेंस देखने के लिए पहली बार मेजर किया गया था। ओके, सोशल डिस्टेंस स्केल ही है ये। हाउ क्लोज आर डिस्टेंस अ पर्सन इज विलिंग टू बी टूवर्ड्स मेंबर ऑफ एन अदर ग्रुप। दूसरे ग्रुप में किस तरह से एक व्यक्ति विलिंग हो पाता है उस ग्रुप के रूल्स को फॉलो करने के लिए, उसको अपनाने के लिए। इस चीज के लिए पहली बार इमोरी ने एक टेस्ट जनरेट किया था। उसको बोलते हैं सोशल डिस्टेंस स्केल। ओके, ये क्या था? ये कल्चरल डिस्टेंस को भी मेजर करता था। ओके, और इसमें जो टेस्ट थे वो एप्टीट्यूड के केवल एक ही डायमेंशन को मेजर करते थे, अफेक्शन। ओके, केवल अफेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू को ये टेस्ट मेजर करता है। ये फोर्स चॉइस है। फोर्स चॉइस है मतलब कोई उसमें न्यूट्रल रिस्पॉन्स नहीं है, जीरो नहीं है। आप यस या नो क्वेश्चन को आपको देखना पड़ेगा। आपको यस में टिक करना पड़ेगा या तो नो में टिक करना पड़ेगा। फोर्स चॉइस है ये। ओके, आपको अगर आप ये टेस्ट दे रहे हो तो आपको रिस्पॉन्स यस और नो में ही करना पड़ेगा। डाइकोटोमस आइटम्स रहते हैं इसमें। इसमें जो हमको जो डेटा मिलता है वह नॉमिनल होता है, जिसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें? ऑर्डिनल में। और ऑर्डिनल डेटा के लिए आपको पता है सेंट्रल टेंडेंसी में हम कौन सा यूज करते हैं? मीडियन का यूज किया जाता है सभी टेस्टों में।
जितने भी यहाँ पर टेस्ट दिया गया है सब टेस्ट में क्या किया जाता है, मीडियन का यूज किया जाता है। ओके ओके, मीडियम नहीं, मीडियन, मीडियन का यूज किया जाता है एज अ सेंटर टेंडेंसी। ओके, फिर आता है और क्या होता है, इसको नॉमिनल जो डेटा मिलता है उसको हम क्या करते हैं, ऑर्डिनल डेटा में कन्वर्ट करते हैं। आउटकम डेटा ऑर्डिनल होता है। ओके ओके, इस टाइप। फिर आता है सेकेंड, गटमैन का स्केलोग्राम। गटमैन का स्केलोग्राम भी सोशल डिस्टेंस स्केल की तरह ही है, और इन्होंने मेनली क्या इसको यूज किया जाता है, पॉलिसी मेकिंग के लिए, पॉलिसी मेकिंग के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, ये भी डाइकोटोमस आइटम होते हैं, इसमें यस और नो रिस्पॉन्स होते हैं, फोर्स चॉइस होता है, यूनि डायमेंशन होता है, एक ही डायमेंशन को क्या करता है, मेजर करता है, दैट इज अफेक्शन। एंड यूनिपोलर होता है, एक ही पोल या एक ही एट्रीब्यूट्स को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है, एक ही एडजेक्टिव को देखा जाता है। जैसे कि आप किसी के में देखते हैं काइंडनेस, तो आप काइंडनेस को ही मेजर करते हैं। ओके, देन फोर्थ चॉइस है नॉन न्यूट्रल रिस्पॉन्स है। ओके, ये क्या है, क्यूमुलेटिव स्केल है, आखिरी में ओवरऑल टोटल किया जाता है। फिर आता है स्टेपल स्केल। स्टेपल स्केल क्या होता है, वर्टिकल स्केल है, वर्टिकल स्केल है सबसे शुरू। ये बाकी टेस्ट से कैसे डिफरेंस है, ये वर्टिकल है, इसमें क्या किया जाता है, देखा जाता है जैसे कि गुड, किसी के एट्रीब्यूट को देख रहे हैं तो गुड देखते हैं, तो इसमें ऊपर में +1, +2, +3, +4, +5 का रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, और अगर हम कहीं गए हैं और अगर गुड फूड है तो आप इस तरह से रिस्पॉन्स देते हैं, -2, -3, -4, -5। यहाँ पर एक ही एट्रीब्यूट है, देखिए एक ही एट्रीब्यूट है, उसको मेजर किया जा रहा है वर्टिकल स्केल के रूप में। ये 10 पॉइंट स्केल होता है। ओके, 10 पॉइंट स्केल है, और सिंगल कॉन्सेप्ट और यूनिपोलर होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव न्यूमेरिकल कैटेगरीज होता है। ये भी यूनिडायमेंशियल होता है, अफेक्शन को केवल मेजर कर रहा है, यूनिपोलर है, एक ही एट्रीब्यूट है, फोर्स चॉइस है क्योंकि वहां पर नो न्यूट्रल रिस्पॉन्स, जीरो नहीं है, इसलिए वो फोर्स चॉइस है। ओके, देन देखते हैं थर्स्टन लॉ ऑफ कंपेरेटिव जजमेंट। थर्स्टन लॉ ऑफ कंपेरेटिव जजमेंट के पर बेस है थर्स्टन का स्केल। ओके, इसमें क्या किया जाता है, पहले हम प्लानिंग करते हैं। ओके, क्रिएट आइटम करते हैं, जैसे आइटम एनालिसिस करते हैं उस समय हम क्या करते हैं, पहले प्लानिंग करते हैं, फिर क्रिएट आइटम्स करते हैं, फिर आइटम्स को हम जज को देते हैं। इसका स्टेप होता है, आप कृपया करके ध्यान से सुनिए और मैं जो बोल रही हूँ उसको नोट डाउन कीजिए। ओके, पहले हम क्या करते हैं, आइटम क्रिएट करते हैं, क्रिएट आइटम, फिर उसको हम क्या करते हैं, स्कोर, स्कोर द आइटम। स्कोर द आइटम हम नहीं करेंगे, इसको स्कोर करने के लिए हम किसको देते हैं, जज को देते हैं। ओके, और ये जज कौन होते हैं, 15 से 20 लोग होते हैं जो कि नॉर्मल पीपल होते हैं, नॉर्मल, कोई स्पेसिफिक क्वालिटी के नहीं होते हैं, नॉर्मल पीपल होते हैं जिनको हम स्कोर करने के लिए इसको देते हैं, क्योंकि हम एटीट्यूड मेजर कर रहे हैं, एटीट्यूड के लिए हमको एक्सपर्ट की क्या जरूरत है। ओके, तो जैसे कि अगर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे कि होमोसेक्सुअलिटी के लिए हम लोगों का ओपिनियन देखना चाहते हैं कि किस तरह से होमोसेक्सुअलिटी को लोग समाज में एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, तो इससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, बहुत कम से कम एक कम से कम 50 क्वेश्चन आयर बना लेते हैं। ओके, और 50 क्वेश्चन आयर बनाते हैं, फिर उसके बाद इसको हम क्या करते हैं, स्कोरिंग के लिए जज को देते हैं। जज को देते हैं, हर उसमें पॉजिटिव टाइप के भी क्वेश्चन आयर होते हैं, निगेटिव टाइप के भी क्वेश्चन आयर होते हैं। जज उसमें क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज, अकॉर्डिंग टू देयर एटीट्यूड, वो क्या करते हैं, उसमें स्कोरिंग करते हैं। स्कोरिंग के बेस पे बाद में हम क्या करते हैं, उसका कंक्लूजन निकालते हैं। उसके बाद हम
आगे का प्रोसीजर करते हैं। तो यहाँ तक कि आपको समझ में आया, ये यूनिडायमेंशनल होता है, यूनिपोलर होता है, फोर्स चॉइस होता है, नो न्यूट्रल रिस्पॉन्स। ठीक। मेजर एटीट्यूड यूजिंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट इक्वल इंटरवल आर फेवरेबल एंड अनफेवरेबल, फेवरेबल और अनफेवरेबल, जैसे कि अभी तक हमने बाकी स्कोर में देखा। यहाँ तक आपको समझ में आया। जैसे कि अब होमोसेक्सुअलिटी पे हम स्टेटमेंट बनाते हैं, तो पहला स्टेटमेंट रहता है होमोसेक्सुअलिटी इज सीन। सीन मतलब पाप है, होमोसेक्सुअलिटी पाप है। यहाँ पर फिर उससे रिलेटेड कितना स्कोर दिया जाएगा, जैसे कि 11 स्केल रहेगा, तो पाप है करके देखा जाएगा, तो यहाँ पर स्केल रहेगा 1। आप किस तरह सहमत हैं? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 11। अब यहाँ पर दिया रहेगा एग्री और यहाँ पर रहेगा स्ट्रॉन्ग एग्री। एग्रीनेस को ही हम देख रहे हैं। ओके, फेवरेबल अनफेवर, अनएग्री यहाँ पर रहेगा अनएग्री, आप अनएग्री भी देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर कोई बता है कि होमोसेक्सुअलिटी पाप नहीं है, तो वो क्या स्कोर देगा? 1 स्कोर देगा। और किसी को लगता है कि हाँ ये पाप है, तो वो अपना हिसाब से 10 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर या 11 नंबर देगा। सेकंड क्वेश्चन हम मेक करेंगे, जैसे होमोसेक्सुअलिटी आर नॉर्मल पीपल जस्ट लाइक एनीवन, होमोसेक्सुअल आर अ नॉर्मल पीपल जस्ट लाइक एनीवन एल्स। तो अगर मैं उस भावना को सपोर्ट करती हूँ, तो मेरा ये आंसर क्या रहेगा? एग्री रहेगा, स्ट्रॉन्ग एग्री रहेगा कि होमोसेक्सुअल भी एक ह्यूमन है और उनको उनको भी दूसरे के समान है वो। ठीक, इस तरह से एग्री, डिसएग्री, पॉजिटिव और निगेटिव बनाते हुए हम सेंटेंस चलते हैं। इनके जो थर्स्टन के स्केल हैं, उन्होंने 3 स्केल का यूज किया है। कौन कौन से? ये है इक्वल अपीयरेंस इंटरवल, देन आता है सक्सेसिव इंटरवल, देन आता है पेयर कंपैरिजन। ओके, तो 3 टाइप का है। तो इक्वल अपीयरिंग इंटरवल स्केल में क्या रहता है? सीधा 1 से 11 तक का रहता है। ओके, 1 मिनट, ये तो सक्सेसिव का है। अरे, इक्वल अपीयरेंस में क्या होता है? 1 के बाद 3 रहेगा, 3 के बाद 5 रहेगा। इक्वल आप इंटरवल देंगे इसमें, आप अपने हिसाब से कुछ भी इंटरवल दे सकते हैं। इस तरह से इधर रहेगा एग्री, एग्री, इधर रहेगा अनएग्री, कुछ भी सेंटेंस पे। ओके, तो इक्वल इंटरवल स्केल किस चीज के लिए यूज होता है? स्टेटमेंट आर जज्ड एंड प्लेस्ड इनटू द इक्वल इंटरवल अकॉर्डिंग टू द देयर फेवरेटिव्स, फेवरेबल टूवर्ड्स एन एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। किस तरह से उनका एटीट्यूड है, उसके हिसाब से ये स्कोरिंग करेंगे। सेलेक्ट स्टेटमेंट दे एग्री विथ, रिस्पोंडेंट को देते हैं स्टेटमेंट, वो अपने हिसाब से सेलेक्ट करते हैं, उसके हिसाब से इस इंटरवल में जजेस क्या करते हैं? स्कोरिंग करते हैं। ओके, क्लियर? ओके, देन आता है सक्सेसिव इंटरवल। ये किसके लिए यूज होता है? इक्वल इंटरवल स्केल जो होता है, इससे हम लार्ज नंबर ऑफ पीपल जब होते हैं, तब हम देते हैं। हमारा सैंपल साइज बड़ा रहता है, तब हम जल्दी से कैलकुलेट करने के लिए इसको देते हैं। सक्सेसिव इंटरवल मेथड में टोटल 1 से 11 तक के एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट दिया रहेगा, एग्रीमेंट अनएग्रीमेंट दिया रहेगा। ओके, और इस टाइप के स्केल का यूज बहुत कम होता है, बहुत लिस्ट यूज मेथड है। लिस्ट यूज मेथड है। क्यों? क्योंकि इसमें स्कोरिंग देने के लिए दिक्कत होता है, पूरे कितना बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता है, डिफिकल्टी टू रेट। ओके, इसलिए ये सक्सेसिव इंटरवल मेथड का बहुत कम यूज किया जाता है। पेयर कंपेरिजन स्केल, पेयर कंपेरिजन स्केल का यूज तभी किया जाता है जब हमारे पास
only a small number of item can be scaled, बहुत कम नंबर आइटम है तब हम इसको यूज करते हैं। ये लॉ ऑफ कंपेरेटिव जजमेंट पे बेस्ड है सभी, और यहाँ पर जो डेटा मिलता है वो हमको इंटरवल लेवल का डेटा मिलता है, आउटकम डेटा। ओके, पेयर कंपैरिजन से या फिर लॉ ऑफ कंपेरेटिव जजमेंट से, पूरे तीनों से जो हमको आउटकम डेटा मिलता है वह इंटरवल लेवल का होता है, इंटरवल लेवल का डेटा मिलता है। अब पेयर कंपैरिजन में क्या होता है, आइटम्स होते हैं वह स्मॉल होते हैं, तो क्या किया जाता है, आइटम को उन्हीं के साथ पेयर करके स्कोरिंग किया जाता है। ओके, जैसे कि आप एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते हो, ओके, आप रेस्टोरेंट खोलना चाहते हो और आप देखना चाहते हो कि मॉर्निंग में लोग कितना कौन कौन से वैरायटी का ब्रेकफास्ट करते हैं, आप ब्रेकफास्ट पे बेस्ड एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते हो। तो आप देखते हो कि कोई इडली खाना चाहता है, कोई डोसा खाना चाहता है, कोई भजिया खाना चाहता है, कोई समोसा खाना चाहता है, कोई कोई और क्या खाना चाहता है, चलिए बताइए अपना अपना फेवरेट। ओके, और कोई छोले भटूरे खाना चाहता है, कोई पोहे खाना चाहता है। तो इस तरह हमारे पास कितना आइटम हो गया, 10 आइटम हो गया। 10 आइटम हम चाहते हैं, लेकिन हम देखना चाहते हैं लोग बाग किसको ज़्यादा प्रेफ़र करेंगे। हम 10 आइटम नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे पास उतने ज़्यादा कस्टमर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हर ईच आइटम को दूसरे आइटम के साथ पेयर करके देखते हैं। 1 के साथ, 2 को, 3 के साथ, 4 को, 4 के साथ, 2 को, ऐसे करके हर ईच आइटम को पेयर करके देखते हैं कौन सा लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। उसके अकॉर्डिंग पर हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं और कम से कम चीज़ों को हम सेलेक्ट करते हैं। ओके, तो नंबर ऑफ आइटम कम रहते हैं तब इस मेथड का यूज़ किया जाता है। इसका फॉर्मूला ये दिया गया है, जैसे आपके पास पेयर कितने बनेंगे, तो नंबर ऑफ आइटम 10 है। ओके, तो इस फॉर्मूला में हम फिट करते हैं, तो क्या होगा हमारा, n 10 है, फिर n माइनस 1 अपॉन 2 ये है, फिर 10 एज इट इज रहेगा, फिर इनटू ये 9 अपॉन 2, इसको हम करेंगे तो 4.5 आएगा। आई, हाँ, फिर इस तरह से हमको कितना मिल जाएगा, 45 हमारा पेयर्स बन जाएंगे, 45 पेयर्स बनेंगे। 10 आइटम अगर हमारे पास है, हर किसी का एक दूसरे के साथ पेयर करेंगे तो 45 आइटम हमारे बनेंगे। ओके, क्लियर। ओके, तो यहाँ पर जो आउटकम डेटा होता है वो इंटरवल लेवल का डेटा होता है। ओके, यहाँ पर से देखिए, यहाँ पर से जितने भी डेटा हैं, स्केलोग्राम में ऑर्डिनल डेटा मिलता है, यहाँ पर जो भी डेटा मिलता है यहाँ से फिर आउटकम डेटा होता है वो इंटरवल लेवल का होता है, इंटरवल लेवल डेटा। ओके, यहाँ से सभी में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं लिंकर स्केल। लिंकर स्केल क्या होता है, ये भी इसमें क्या किया जाता है, जो एटीट्यूड की तीनों डायमेंशन को मेजर किया जा सकता है, या तो एक ही डायमेंशन को मेजर कर सकते हैं। ये फोर्स चॉइस है। ओके, नो न्यूट्रल रिस्पॉन्स है, यूनिपोलर या बाइपोलर हो सकता है। यूनिपोलर या मल्टीपोलर का मतलब क्या हुआ, एक ही कैरेक्टरिस्टिक को ये मेजर कर सकता है या मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक को ये मेजर कर सकता है। ओके, ओके, आपने लिंकर स्केल बनाया होगा। Okay, most common attitude scale score of the several time are summed to obtain an overall attitude score. Okay, okay. Then देखते हैं semantic differentiate scale. ये semantic differentiate scale होता है, वह ऑसगुड ने दिया था। किसने दिया था, आता है कभी कभी मैच द फॉलोइंग में, ऑसगुड सेमेंटिक डिफरेंशिएट स्केल। यह यूनिपोलर भी या बाइपोलर होता है, ऑब्जेक्टिव्स के दो पेयर होते हैं, बाइपोलर होते हैं। ये क्या होते हैं, मल्टी डायमेंशनल, यानी तीनों एटीट्यूड के तीनों चीजों को, अफेक्शन, बिहेवियर और कॉग्निशन, तीनों को मेजर करते हैं। न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल रिस्पॉन्स होता है, मतलब जीरो होते हैं। मल्टीपोलर हो सकता है। ओके, ओके, मेजर द मीनिंग आर
एटीट्यूड टूवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट आर डायमेंशन सच एज इवैल्यूएशन, ये पूछते हैं। सेमेंटिक डिफरेंशिएट स्केल से कौन कौन सा चीज मेजर होता है, तो ये तीनों मेजर होते हैं। ओके, कौन कौन से, इवैल्यूएशन, पोटेंशियल, पोटेंसी एंड एक्टिविटी हम मेजर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, ये तो हमने देख लिया। नेक्स्ट, ये ऑसगुड सेमेंटिक डिफरेंशिएट स्केल के बारे में है, जो कि 1957 को दिया गया था। बाइपोलर एडजेक्टिव होते हैं, 5 पॉइंट या 7 पॉइंट हो सकते हैं, 2 अपोजिट मीनिंग्स होते हैं, इंटरवल लेवल पे हमको डेटा मिलता है। ओके ओके, नेक्स्ट, ओके, हाँ, इसके 3 मेन डायमेंशन होते हैं, कौन कौन से, इवैल्यूएशन, पोटेंसी एंड एक्टिविटी। इवैल्यूएशन में गुडनेस और वैल्यू ऑफ इन ऑब्जेक्ट देखा जाता है, जैसे गुड है कि बैड है, प्लेजेंट है कि अनप्लेजेंट है, ये सब चीज इसके एग्जाम्पल है। ओके, किसका, इवैल्यूएशन का। पोटेंसी मतलब स्ट्रेंथ ऑफ आर या पावर, स्ट्रेंथ या पावर, स्ट्रांग है, वीक है, पावरफुल है, पावरलेस है, ये चीज को मेजर किया जाता है। एक्टिविटी, एक्टिव है कि डायनामिक है, ये देखा जाता है। एक्टिव, पेसिव, फास्ट, स्लो, ये चीजों को मेजर होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, सेमेंटिक डिफरेंशिएट स्केल इस तरह दिखता है, वीक, स्ट्रॉन्ग। ओके, -3, -2, -1 और ये 0, फिर +1, +2, +3, ये कितना हुआ, 7 पॉइंट स्केल है। ओके, समझ में आया आपको? ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं पर्सनालिटी टेस्ट की ओर। पर्सनालिटी टेस्ट क्या है, एक साइकोलॉजिकल टेस्ट असेसमेंट है, यूज्ड टू मेजर एन इंडिविजुअल्स कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ थॉट, फीलिंग, इमोशन एंड बिहेवियर। इमोशन, बिहेवियर, थॉट्स को मेजर करने के लिए हम पर्सनालिटी टेस्ट को देखते हैं। तो पर्सनालिटी टेस्ट 2 टाइप के होते हैं, प्रोजेक्टिव टेस्ट और नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट। प्रोजेक्टिव टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ एम्बिग्यूनस स्टिमुलस को प्रेजेंट करते हैं, ये अनस्ट्रक्चर होते हैं, ओपन एंडेड होते हैं, फ्री रिस्पॉन्स होते हैं, कोई फोर्स चॉइस नहीं होता है। ओके, स्कोरिंग ऑब्जेक्टिव एंड कॉम्प्लेक्स होता है इसका। पर्सनालिटी असेसमेंट, अनकॉन्शियस मोटिव को असिस किया जाता है, कॉन्फ्लिक्ट, डीपर पर्सनालिटी डायनामिक हमको पता चलता है। एडमिनिस्ट्रेशन, इंडिविजुअल, यूजुअली इंडिविजुअल को हम देते हैं और ये टाइम कंज्यूमिंग रहता है, क्योंकि फ्री चॉइस रहता है, फ्री रिस्पॉन्स रहता है, तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम करता है। और रिलायबिलिटी क्या होती है, जनरली कंपेरेटिवली लोअर होता है इसकी रिलायबिलिटी, क्योंकि प्रोजेक्टिव है, कोई झूठ भी बोल सकता है, बायस भी हो सकता है, हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो रोस्चाच, टीएटी, सीएटी, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, ये इसके एग्जाम्पल है। नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट में क्या आता है, ये क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्ड होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्लियर होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, फोर्स चॉइस होते हैं, मोर ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्डाइज होते हैं, मेनली कॉन्शियस ट्रेंड एंड मेजर द पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक, ऑफन can often be administered individually or in the group। इसकी रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, हायर होती है, जैसे MMPI है, सिस्टीन PF है, EPI है, EPQ है, NEO-PI है। चलिए 1 by 1 करके सबको देखते हैं, और हम डिटेल नहीं पढ़ रहे हैं, हम केवल सुपरफिशियली पढ़ रहे हैं, जो कि हमारे सेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग आज तक क्वेश्चन पूछा गया है, वही पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ रहे हैं। चाहे एक एक टॉपिक में तो एक एक आवर्स लगने वाले टॉपिक हैं ये सब। ओके, तो यहाँ से देखिए, मैं आपको केवल वही पॉइंट बता रही हूँ जिसमें आज तक सेट और नेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट कौन सा है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है। ओके, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट सबसे पहले नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट है, जिसको 1916 में कार्ल यंग के द्वारा दिया गया है। ओके, उसके बाद ये सब चीज टेस्ट आए हैं। तो इसमें सबसे पावरफुल प्रोजेक्टिव एबिलिटी किसकी है, रोशाक की, रोशाक इंक ब्लॉट टेस्ट, ये इसकी सबसे ज्यादा प्रोजेक्टिव एबिलिटी होती है। ओके, इसमें क्या होते हैं, इसमें 10 कार्ड्स होते हैं, जिसमें 5 क्रोमेटिक होते हैं और 5 एक्रोमेटिक होते हैं। 10 होते हैं, 5 में क्रोमा होता है, कलरफुल रहते हैं,
कलरफुल, और 5 होता है वह ए क्रोमेटिक होता है। ठीक, और इसमें क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, 1921 में दिया गया था। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस होता है? 3 स्टेज में एडमिनिस्ट्रेशन होता है। परफॉर्म प्रॉपर पहला स्टेज होता है, परफॉर्म प्रॉपर, जिसमें हम पार्टिसिपेंट को कार्ड को 1 बाय 1 शो करते हैं और वो अपने रिस्पॉन्स को बोलते हैं। तो हम उस चीज को नोट डाउन करते हैं कि क्लाइंट ने हमको क्या रिस्पॉन्स दिया। ओके, देन आता है इंक्वायरी फेज। इंक्वायरी फेज में हम पेशेंट से, क्लाइंट से क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि आपने ये रिस्पांस बोला था, आप किस आधार पे इस रिस्पांस को बोला था, आपको क्या दिखाई दिया कार्ड में, ये पूछते हैं। फिर टेस्टिंग द लिमिट, थर्ड स्टेप होता है टेस्टिंग द लिमिट। गिव द चांस टू चेंज द आंसर फॉर ऑड रिस्पांस। ओके, हम पेशेंट को चांस देते हैं, टेस्टिंग ऑफ लिमिट में हम चांस देते हैं ताकि वो अपने रिस्पॉन्स को चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन के 3 स्टेप होते हैं, पहला होता है परफॉर्म प्रॉपर, दूसरा होता है इंक्वायरी, और तीसरा होता है टेस्ट द लिमिट। ओके, इसका स्कोरिंग किसके द्वारा होता है? एकनर के स्कोरिंग सिस्टम के द्वारा इसका स्कोर किया जाता है। एकनर के स्कोरिंग सिस्टम से हम इसका स्कोर करते हैं। तो इसका सीक्वेंस आता है, पहला आता है लोकेशन, लोकेशन कार्ड में जो लोकेशन दिया गया है, ओके, उसको देख के पेशेंट रिस्पॉन्स करता है कि कार्ड के कौन से हिस्से को वो देख के रिस्पॉन्स किया। सेकंड आता है डिटरमिनेंट, डिटरमाइनेंट, डिटरमिनेंट मीन्स क्या होता है? डिटरमिनेंट द रिस्पॉन्स, आपके रिस्पॉन्स की वजह क्या है, कारण क्या है। फिर थर्ड आता है इसमें कंटेंट, कंटेंट, आप ये मैं हैंड से लिखती हूँ, उसको आप प्लीज नोट डाउन कीजिए क्योंकि ये पीपीटी में नहीं दिया गया है, मैं लिख रही हूँ और ये आपके पीडीएफ में नहीं रहेगा। ठीक है, और लास्ट आता है पॉपुलैरिटी, पॉपुलैरिटी मीन्स इस कार्ड को देखने पर बहुत सारे जो क्लाइंट ने किस तरह से पॉपुलर रिस्पांस दिए हैं, और जो हमारा क्लाइंट दे रहा है कि वो ऑड है कि उसी के अनुसार है। ठीक है, तो एकनर का जो स्कोरिंग सिस्टम में पहले दिखते हैं लोकेशन, देन डिटरमिनेंट, देन कंटेंट एंड देन पॉपुलैरिटी। ओके, और सबसे पहले ये रोशाक का जो इंक ब्लॉट टेस्ट आया था वो सिजोफेनिया पेशेंट के लिए मेनली यूज किया जाता था। आजकल नॉर्मल पीपल के लिए भी हम यूज कर सकते हैं पर्सनालिटी ट्रेंड को देखने के लिए। ओके, ओके, यहाँ तक ठीक है? ठीक, इसके अलावा रोशाक इंक ब्लॉट टेस्ट में नहीं पूछते हैं। ओके, टीएटी, टीएटी थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट किसने दिया है? हेनरी मरे ने दिया है। ठीक है, एम्बिग्यूनस पिक्चर दिखाया जाता है लोगों को, 1935 में दिया गया है। एम्बिग्यूनस पिक्चर दिखाया जाता है, उसके हिसाब से उनको स्टोरी कंस्ट्रक्शन करने के लिए बोला जाता है। स्टोरी कंस्ट्रक्शन के जरिए हम क्या मेजर कर सकते हैं? जो अनकॉन्शियस नीड है लोगों की, मोटिव है, कॉन्फ्लिक्ट है, और उसकी पर्सनालिटी को असिस्ट किया जा सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टोरी टेक्निक है, स्टोरी टेलिंग टेक्निक है। इसमें क्या होता है, क्लाइंट को हम बोलते हैं कि आप स्टोरी, बिगनिंग द स्टोरी में हम कंक्लूड करते हैं, व्हाट हैपेंड राइट नाउ पूछते हैं, फिर एंड की स्टोरी हम लिखने के लिए या फिर बोलने के लिए पेशेंट को बोलते हैं। ओके, ओके, देन आता है चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट। चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट को कैट के नाम से भी जानते हैं। आपको पूछा गया था एक बार एग्जाम में कि चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट में किन चीजों का यूज किया जाता है, तो इसमें एनिमल्स की पिक्चर और चिल्ड्रन के पिक्चर यूज किए जाते हैं। जनरली एनिमल्स के पिक्चर दिखाए जाते हैं, जैसे खरगोश है, हाथी है, घोड़ा है, ये सब चीज के पिक्चर दिखाए जाते हैं, और उसके बेस पे बच्चों को बोला जाता है आप स्टोरी बताइए। स्टोरी के जरिए चाइल्ड की पर्सनालिटी, नीड, कॉन्फ्लिक्ट को मेजर किया जाता है। ओके, फिर ब्लेकी पिक्चर टेस्ट, ब्लेकी पिक्चर टेस्ट 1949 में आया था। इसमें एक ब्लैक कलर का डॉग होता है ब्लेकी, उसके
पिक्चर होते हैं उसके हिसाब से क्लाइंट को क्या किया जाता है, रिस्पॉन्स करने के लिए बोला जाता है। सेम है, साइको एनालिटिक पे बेस है, मतलब अनकॉन्शियस मोटिव को हम मेजर करना चाहते हैं। फिर आता है फ्रस्ट्रेशन, पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी। पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी 1945 में आया था, जिसमें कार्टून के अलग अलग कार्टून टाइप के पिक्चर बने होते हैं, जैसे कि एक लेडी ने केक बनाया, डाइनिंग टेबल सजाया, फिर उन्होंने बॉस का इंतजार किया लेकिन उसके हस्बैंड आए और सभी चीज को खराब कर दिए, तो वो गुस्सा कर रही है। तो आप क्या सोचते हो, उस कंडीशन में आप रहते तो आप क्या करते? इस टाइप का रिस्पॉन्स एक एग्जाम्पल है। इस टाइप के बहुत सारे आपको सिचुएशन दिया जाता है, उस पे आपका फ्रस्ट्रेशन सिचुएशन को, आपके रिस्पॉन्स को देखा जाता है कि आप किस तरह से फ्रस्ट्रेटेड हैं, एग्रेसिव है आपका नेचर, इस चीज को मेजर किया जाता है। फिर आता है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, वेरियस, इसमें क्या होता है, 1950 में आया था। इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है जिसको आपको कंप्लीट करना रहता है। ओके, ये वर्बल प्रोजेक्टिव टेक्निक में आता है। फिर मैंने बताया वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, फिर ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट। ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट भी इसमें पर्सन का डायग्राम बनाया जाता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, कॉग्निटिव एबिलिटी एंड पर्सनालिटी रिलेटेड इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। ओके, तो ये होता है एक्सप्रेसिव टेक्निक। इस टाइप के आते हैं। इसमें जनरली सवाल ये आते हैं कि प्रोजेक्टिव एबिलिटी को हायर से लोअर रैंक में आप जमा कीजिए, जमाइए, सीक्वेंस में जमाइए। तो सबसे ज्यादा प्रोजेक्टिव एबिलिटी रोशाक की है, फिर टीएटी की है, फिर चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट की है, फिर जितने नॉन वर्बल टेस्ट होते हैं उनकी है। जहां पर वर्ड का प्रयोग किया गया वहां थोड़ा सा कम होता जाता है। ओके, ओके, देन देखते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक। प्रोजेक्टिव टेक्निक हमने देखा ये स्ट्रक्चर्ड होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एमएमपीआई। एमएमपीआई मल्टीसोन मल्टीसोटा मल्टी फेज पर्सनालिटी इन्वेंट्री। ये 1940 में आया था पहला वर्जन, फिर बाद में इसका 1989 में आया। इसमें 567 ट्रू और फॉल्स आइटम है। ओके, इसमें लाई स्कोर है, बिल्कुल है। लाई स्कोर क्या होता है, आप अगर पेशेंट क्लाइंट है, वह अगर आपको झूठ बोलता है तो आप उससे पकड़ सकते हैं लाई स्केल से। इसमें क्या होते हैं, इसमें 10 क्लिनिकल स्केल है और 8 वैलिडिटी स्केल है। ओके, एल के, एफ के और बहुत सारे और भी हैं। ठीक है, ट्रिंग विंग्स के माइनस, एफ माइनस के, ये सब चीज। तो लाई, एल क्या है, फेकिंग गुड। फेकिंग गुड यानी कोई व्यक्ति जब अपने बारे में अच्छा अच्छा ही बताते जाता है तब उसको बोलते हैं फेकिंग गुड। ये लाई स्केल होता है। एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, फेकिंग बैड इज एफ। ओके, अपने बारे में बुरा ही बुरा बताते जाता है। के यानी डिनायल होता है। डिनायल यानी वो अपनी कंडीशन को मानने से इनकार कर देते हैं, और बहुत सारे स्केल होते हैं। ओके, तो जनरली आपको पूछा जाता है कौन से टेस्ट में लाई स्कोर है, ये कहाँ यूज होता है, ये क्लिनिकल में यूज होता है। ओके, क्लिनिकल सेटिंग में यूज होता है। यहाँ पर मैं सी लिख रही हूँ, यानी क्लिनिकल सेटिंग में ये यूज होने वाला चीज है। ओके, ओके, इनका, इसको किसने दिया था, हाफवेल ने दिया था। फिर आता है हमारा सेकंड MCMI, मिलियन क्लिनिकल मल्टी एक्सिलरी इन्वेंट्री, 1997 में आया था। ठीक है, ये भी क्लिनिकल में यूज होता है। इसमें देखिए, इसमें फैक्टर एनालिसिस, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ फैक्टर एनालिसिस किसमें नहीं है, इसमें फैक्टर एनालिसिस नहीं है, इसमें फैक्टर एनालिसिस नहीं है। ओके, फिर ये क्या होते हैं, वैलिडिटी स्केल है। हाँ, इसमें भी वैलिडिटी स्केल है। कौन कौन से स्केल है, एक्स, वाई, जेड और वी और जेड। जेड डबल हो गया, ये कैसा हो गया। ओके, वी है और के है, वी है और डब्लू है, सॉरी डब्लू है। तो के क्या है, एक्स क्या है, डिस्क्लोजर है। फिर वाई क्या है, डी
डिजायरेबिलिटी है, जेड क्या है, डिबेसमेंट है, वी क्या है, वैलिडिटी है, डब्ल्यू क्या है, इनकंसिस्टेंसी स्केल है। इसमें लाई स्कोर होता है क्या? नहीं होता है, लाई स्कोर नहीं होता है। ओके, नो लाई स्केल। फिर ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? ओके, साइंटिस्ट का नाम इधर दिया है। फिर सिस्टीन पीएफ, सिस्टीन पीएफ होता है सिस्टीन पर्सनालिटी फैक्टर। इसको 1949 में कैटेल के द्वारा दिया गया था, रायमंड कैटेल। ओके, सेल्फ रिपोर्टेड इन्वेंट्री सभी हैं, ऑब्जेक्टिव है, फोर्स चॉइस सभी हैं, फोर्स चॉइस ये भी है, ये भी है, ये भी है। पर ये कहाँ यूज होता है? नॉर्मल सेटिंग में यूज होता है। ओके, नॉर्मल पब्लिक के लिए यूज होता है। इसमें फैक्टर एनालिसिस है। देखिए ये फैक्टर एनालिसिस का कॉलम है ना, फैक्टर एनालिसिस इसमें होता है। कौन सा फैक्टर एनालिसिस होता है? हमने पढ़े थे ना, इसमें ऑब्लिक फैक्टर एनालिसिस हुआ है। ओके, फैक्टर एनालिसिस हुआ है। और इसमें क्या होते हैं? इसमें लाई स्कोर है क्या? नहीं है, इसमें लाई स्कोर नहीं है। ओके, और क्या नहीं है? आपको यही सब सवाल पूछते हैं, लाई स्कोर किसमें किसमें है? इसमें 3 टाइप के डेटा हैं। कौन कौन से? एल डेटा, एल डेटा के बारे में आपको पूछते हैं, क्यू डेटा और टी डेटा। एल डेटा में आता है DJKP, ओके, और क्यू डेटा में आता है सिस्टीन पीएफ, और आपके टी डेटा में आता है ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट डेटा। ओके, ओके, ठीक, हाँ। फिर EPQI, आइसिंग पर्सनालिटी इन्वेंट्री, जो कि 1964 में आया था। ये नॉर्मल सेटिंग में यूज होता है क्या? हाँ, ये भी नॉर्मल सेटिंग में यूज होता है, ये भी नॉर्मल सेटिंग में यूज हो, नहीं, ये नॉर्मल सेटिंग में यूज नहीं होता है आई थिंक। ओके, EPQI नॉर्मल सेटिंग में यूज होता है क्या? नहीं, ये क्लिनिकल सेटिंग में यूज होता है। ओके, क्लिनिकल सेटिंग में यूज होता है, ये भी क्लिनिकल सेटिंग में यूज होता है। लाई स्कोर है, इसमें भी है। फैक्टर एनालिसिस हुआ है? नहीं, फैक्टर एनालिसिस की जरूरत नहीं है। ओके, फिर यहाँ तो लाई स्क्वायर है। फिर इसको किसने दिया था? हैंस के जे आइसिंक ने दिया था। इसमें कौन कौन से स्केल है? एक्सट्रोवर्सन, इंट्रोवर्सन और न्यूरोटिसिज्म है। फिर उसके बाद 1947 में सेम आइसिंग ने पर्सनालिटी क्वेश्चनायर दिया, जिसमें पेन मॉडल इस पे बेस्ड है। इसमें कौन कौन से आते हैं? साइकोटिसिज्म, एक्सट्रावर्सन और न्यूरोटिसिज्म आते हैं। ओके, ओके, अभी तक आप मेरे साथ हैं? बिल्कुल। ओके, फिर देखते हैं न्यूओपीआई। न्यूओपीआई क्या होता है? न्यू पर्सनालिटी इन्वेंट्री। इसका यूज क्या नॉर्मल सेटिंग में होता है या क्लिनिकल में? नॉर्मल सेटिंग में होता है। ये कब आया था? 1978 में आया था। बाद में इसको क्या किया गया? वर्जन दिया गया नया। ये सेल्फ रिपोर्टेड पर्सनालिटी इन्वेंट्री है। रेटिंग स्केल का यूज होता है रिस्पॉन्स के लिए। क्या इसमें फैक्टर एनालिसिस हुआ है? बिल्कुल, इसमें फैक्टर एनालिसिस हुआ है। और किस टाइप का हुआ है? ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल फैक्टर एनालिसिस का यूज हुआ है। कोई लाई स्केल नहीं है। डेवलप बाय द कोस्टा एंड मैक्रेल। ओके, इसी के बेस पे बिग 5 ओशिन या बिग 5 पर्सनालिटी फैक्टर बना है, और सिस्टीन पीएफ के आधार पर ग्लोबल 5 फैक्टर एनालिसिस का मॉडल आगे बना है। ओके, यहां तक आपको क्लियर है? आगे बढ़े हैं हम, चलिए देखते हैं। ग्लोबल 5 जो होता है वह सिस्टीन पीएफ से बना है, और 5 ओसिन जो होता है वह किससे बना है? न्यूओपीआई से बना है। यह पर्सनालिटी ट्रेड अक्रॉस डिफरेंट कल्चर मेजर करता है। मेन फोकस है इसमें इंडिविजुअल के पर्सनालिटी ट्रेड्स को क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है। फोकस इसी एरिया में है, इंडिविजुअल के क्या है? पर्सनालिटी ट्रेड को मेजर करने का। फिर नंबर ऑफ डायमेंशन, इसमें भी 5 डायमेंशन है, इसमें भी 5 डायमेंशन है। तो चलिए देख लेते हैं। ये सिंपली ओसिन का क्या है? फुल फॉर्म है, याद करने में आसान। ओ से ओपननेस, कॉन्शियसनेस, देन एक्सट्रावर्सन, एग्रीएबलनेस एंड न्यूरोटिसिज्म। ओके, याद रहेगा। और इसमें है एक्सट्रावर्सन,
एंजाइटी इमोशनली, ओके, एंजाइटी या इमोशनली, फिर टफ माइंडनेस, देन इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ कंट्रोल। इस तरह से 5 है। एक एक्सट्रोवर्शन, दूसरा एंजाइटी या इमोशनली, तीसरा है टफ माइंडनेस, एंड फोर्थ है इंडिपेंडेंस, और 5 है सेल्फ कंट्रोल। ओके, ये ऑब्लिक रोटेशन से बने हैं। ऑब्लिक रोटेशन से बने हैं और इसमें आर्थोगोनल रोटेशन हुआ है। ओके, आर्थोगोनल रोटेशन हुआ है। क्लियर है? ओके। अब आता है एब्गार स्कोर। एब्गार स्कोर एक नया टॉपिक था जिसको 2020-25 में इंट्रोड्यूस किया गया था। एक सेकेंड आप रुकिए, मैं लैपटॉप का चार्जर पॉइंट को कनेक्ट करती हूँ। यहीं पर है, ऑन है, बस पॉइंट को क्या करना है, कनेक्ट करना है। ओके ओके। एब्गार स्कोर कब दिया गया था? अब हमारा पेन कहाँ चला गया? ओके, 1952 में वर्जिना एब्गार के द्वारा दिया गया था। ओके, एब्गार के द्वारा दिया गया था। एब्गार स्कोर कब देखते हैं? एब्गार स्कोर का प्रयोग हम तब करते हैं जब बच्चा जन्म लेता ही है, तब विदिन 1 मिनट में हम ये सब चीज देखते हैं। फ्रिक्शन ऑफ 1 मिनट, 1 मिनट नहीं, लेस देन 1 मिनट में हम ये सब चीज बच्चे का देखते हैं। जैसे अपीयरेंस, स्किन कलर्स देखते हैं, अगर पेल है या ब्लू है तो हम 0 स्कोर देते हैं, अगर उसके एक्सट्रीम जो है वो ब्लू है तो 1 स्कोर देते हैं, और जब पूरा पिंक है तो उसको 2 स्कोर देते हैं। 2 स्कोर को अच्छा माना जाता है। पल्स देखते हैं, 0 पल्स रहता है तो 0 स्कोर देते हैं, अगर 100 से कम है तो उसको 1 स्कोर देते हैं, और 100 से 140 है तो ये अच्छा स्कोर माना जाता है, नॉर्मल। फिर ग्रीमिस देखते हैं। ग्रीमिस यानी क्या होता है? फेस का एक्सप्रेशन। नो रिस्पॉन्स रहेगा तो 0, और वीक क्राई रहेगा तो फिर 1, और क्राई और पुल अवे रहता है, बहुत ज्यादा रोता है बच्चा। देखे होंगे आप लोगों ने कि बच्चा जब पैदा होता है तो बहुत रोते हैं, तो उससे क्या होता है, उसकी लंग्स की एक्टिविटी बढ़ती है। ओके, देन एक्टिविटी टोन देखते हैं, नो मूवमेंट रहेगा तो 0, फिर आर्म और लेग में थोड़ा फ्लेक्स रहेगा तो हम क्या करेंगे, 1 स्कोर देंगे, और एक्टिव मोशन रहता है तो हम उसको 2 स्कोर देते हैं। इसी तरह रेस्पिरेशन है, क्या होता है, अगर रेस्पिरेशन नहीं होता है, एपनिया की स्थिति बनती है, तब उसको 0 नंबर देते हैं। इरेगुलर ब्रीथ रहता है तो 1, और अच्छा स्ट्रॉन्ग क्राई रहता है तो 2 नंबर देते हैं। इस तरह से जो नॉर्मल बेबी होते हैं उसका इस एब्गार स्कोर हमेशा 2 2 2 होता है, 10 आउट ऑफ 10 होता है। अगर 2 1 होता है तो तुरंत उसको हमको आईसीयू में रखना पड़ता है और बच्चों को ट्रीटमेंट देना पड़ता है, जिससे वो धीरे से रिकवर कर लेता है। और 0 नंबर है तो हमको इमीडिएट पूरा ऑक्सीजन सप्लाई गर्म करना रहता है बच्चों को, और आगे का ट्रीटमेंट देना रहता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लास्ट टॉपिक, टोरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। ये क्या है? डाइवर्जन थिंकिंग का है। क्रिएटिविटी को हम किस तरह से चेक करते हैं, इसको 1967 में पॉल टॉरेंस ने दिया था क्रिएटिविटी को मेजर करने के लिए एडल्ट और चिल्ड्रन में। ओके, तो इसमें 2 टाइप के हम क्रिएटिविटी को टेस्ट कर सकते हैं। फिगरल होता है, इसके 3 कंपोनेंट होते हैं, और वर्बल के 7 कंपोनेंट होते हैं। ओके, जिसमें वर्ड का यूज किया गया है, और 3 में फिगरल होता है। चलिए देखते हैं क्या होता है क्रिएटिविटी। हाँ, इसके जो डायमेंशन होते हैं, कौन कौन से चीजों को हम नापते हैं, तो फ्लुएंसी देखते हैं। फ्लुएंसी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ आइडियाज। जब एक व्यक्ति के पास नंबर ऑफ आइडिया होते हैं तब उसको बोलते हैं फ्लुएंट। देन फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब हम क्या कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, हमारा आइडिया होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, 1 मिनट नहीं होने से हम दूसरा आइडिया को हम क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी। ओरिजिनलिटी, ओरिजिनल एबिलिटी टू प्रोड्यूस नोवेल एंड अनयूजुअल आइडिया।
ओके, इलाबोरेशन यानी डिटेल, हम डिटेल आइडिया किस तरह से कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ टाइटल्स, एबिलिटी टू गिव मीनिंगफुल आर एब्स्ट्रैक्ट टाइटल, फिर रीस्टेन टू प्रीमेच्योर क्लोजर, रीस्टेन टू प्रीमेच्योर क्लोजर, एबिलिटी टू keep the mind and open and avoid quickly completing a figure and idea, एबिलिटी टू माइंड, हमको एबिलिटी टू जो भी क्या बोल रहे हैं, क्रिएटिविटी कर रहे हैं, फिगर बना रहे हैं, तो उनके दिमाग में ये आइडिया होना चाहिए कि हमको फिगर को इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना चाहिए, कंप्लीट करना है टाइम पे, ठीक है। तो ये अपना इस टर्म में हम क्या करते हैं, क्रिएटिविटी को मेजर करते हैं, पर मेनली फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी एंड इलाबोरेशन मेन होता है, ये बाद में ऐड किया गया है। ओके, तो वर्बल में हमने देखा, वर्बल में हम क्या क्या मेजर करते हैं, चारों चीजों को मेजर करते हैं, इवन कौन कौन से, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी एंड इलाबोरेशन, चारों चीजों का मेजर किया जाता है, ठीक, जब हम किसी को वर्बली पूछते हैं तो। देन आता है पिक्चर कंस्ट्रक्शन, पिक्चर कंस्ट्रक्शन में आता है क्या, ये है हमारा फिगरल, पहला आता है पिक्चर कंस्ट्रक्शन, पिक्चर कंप्लीशन और लाइन आर सर्कल एक्टिविटी। तो पिक्चर कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से रहते हैं, ओरिजिनलिटी, इलाबोरेशन एंड एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द टाइटल्स के पॉइंट पे हम मेजर करते हैं। पिक्चर जब बनता है तो मेकिंग अ मीनिंगफुल पिक्चर फ्रॉम अ गिवन शेप एंड स्टिमुलेशन, स्टिमुलेशन या शेप दिया जा रहता है, जिससे हम क्या करते हैं, पार्टिसिपेंट को बोलते हैं कि आप पिक्चर कंस्ट्रक्ट कीजिए। तो उसमें हम कौन से क्राइटेरिया पे हम उसको मेजर करते हैं, ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, नॉवेल होना चाहिए, अनोखा होना चाहिए, इलाबोरेट होना चाहिए और एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द टाइटल पे हम उनको क्या करते हैं, इवालुएशन करते हैं। फिर पिक्चर कंप्लीशन, पिक्चर कंप्लीशन में हम सभी चीजों को देखते हैं, किस तरह से पिक्चर को कंप्लीट किया जाता है, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, इलाबोरेशन, एब्स्ट्रैक्टनेस ऑफ द टाइटल, रेसिस्टेंट टू प्रीमेच्योर क्लोजर। और लाइन में हम क्या देखते हैं, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी एंड इलाबोरेशन। ये है हमारा टोरेंस का क्रिएटिव थॉट। थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ बने रहे, हमारा 3rd यूनिट कंप्लीट हो गया है, पर मैं देख रही हूँ कि अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा है, प्लीज आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तभी मैं आगे आगे जो 7 यूनिट बचा हुआ है उसका वीडियो मैं बनाऊंगी, अदरवाइज हम यही क्लोज कर देंगे, क्योंकि हमको व्यू नहीं मिल रहा है ना भाई। हमारा मेन पर्पस ये है कि हम मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए कंटेंट बना के ला रहे हैं, ऐसा कंटेंट जो कि आपके लिए यूजफुल रहे, आपका एग्जाम क्रैक कर सके। लेकिन अगर इस पे व्यूज नहीं आ रहे हैं, अगर कोई देख नहीं रहा है, किसी को बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, तो हम यहीं पर इसको छोड़ के हम क्या करेंगे, पेपर 1 की तैयारी चालू करेंगे। पेपर 1 में मेरे पास बच्चे लोग का बहुत सारा कमेंट्स आया है कि आप पेपर 1 की तैयारी कीजिए मैडम, हमको साइकोलॉजी के स्टूडेंट नहीं है, हम पेपर 1 के स्टूडेंट हैं, हमारा पेपर 2 दूसरा है। तो अगर आप मेरे को मोटिवेट नहीं करेंगे, आप मेरे को चैनल को, मुझे नहीं पता चलेगा कि आप देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो हम अब नेक्स्ट बार से पेपर 1 की तैयारी करेंगे। हालांकि मेरे को इस बार का लक्ष्य था कि मैं पेपर 2 की ही तैयारी कर रहा हूँ, पेपर 1 की तैयारी इतना कम समय में मेरे से नहीं हो पाएगा, सोची थी मैं। अभी तक मैं ये सोची थी कि मैं पेपर 2 की ही तैयारी करवाऊंगी। ओके, प्लीज आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं साइकोलॉजी के और 7 यूनिट जो बचे हुए हैं उसकी मैं तैयारी आपको करवा सकूं। चलिए ठीक है, देखते हैं फिर आगे हमको पेपर 1 करना है कि पेपर 2 करना है, आपको नेक्स्ट क्लासेस में पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।